बाजी बड़ी बुरी तरह से पलट गई है। साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स समिट ने सारी काया पलट दी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स समिट में क्या कुछ हुआ, कैसे एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया इन लोगों ने। हम देखेंगे कि ब्रिक्स का क्या एजेंडा था इस बार, कौन कौन से नए ममालिक शामिल हुए, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है ब्रिक्स में, फ्यूचर के हवाले से क्या डिसीजंस लिए गए हैं और मगरिब को क्या पैगाम दिया गया है। इस वीडियो को आप संभाल के रख लें, क्योंकि जो एक नई दुनिया बनने जा रही है ना, जो नई डायनामिक्स बन रही हैं, उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो इस बार की जो ब्रिक्स समिट थी वो साउथ अफ्रीका में मुनक्किद हुई, जहां पर आधी दुनिया के लीडरान मौजूद थे, इमर्जिंग इकॉनमीज के स्पेशली। वैसे तो ये 5 कंट्रीज हैं और कुछ नए ममालिक शामिल होने जा रहे हैं। उसके अलावा भी तकरीबन 50 ममालिक के जो इमर्जिंग इकॉनमीज हैं। ब्रिक्स हम सबको पता है एक एक्रोनिम है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। इसमें चाइनीज प्रेसिडेंट आए, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए और बहुत से लीडर्स आए। लेकिन जो पुतिन थे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें शिरकत की, क्योंकि पुतिन के ग्लोबल वारंट्स निकले हुए हैं रशिया यूक्रेन जंग के बाद। लेकिन पुतिन ने रूस से बैठकर ही बहुत बड़े बड़े छक्के मार दिए हैं। तो इस बार की ब्रिक्स समिट की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि मजीद 6 ममालिक ने ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इनमें 6 ममालिक कौन है, हम देखेंगे कि उनकी क्या डायनामिक्स हैं। उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ यूएई। और ये अगले साल 1 जनवरी से ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इस बार एलामिया जारी हुआ है। अब ब्रिक्स का हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक ऐसा ब्लॉक है, इसका मकसद ये था, 2009 में बनाया गया था, और वो ये था कि दुनिया के तकरीबन हर रीजन में से जो सबसे टॉप डेवलपिंग इकॉनमी है ना, उसको लिया जाए। यानी उस तरह जो ग्लोबल साउथ के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, इन कंट्रीज़ को इकट्ठा करके हर रीजन से एक एक, जैसे फार ईस्ट एशिया से चाइना, साउथ एशिया से इंडिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, यूरेशियन रीजन से रशिया और अफ्रीकन रीजन से साउथ अफ्रीका। तो इनका एजेंडा ये था कि ग्लोबल साउथ के मसाइल को हल करना, उसकी भी एक आवाज़ हो, उनका भी एक प्लेटफॉर्म हो। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ऑर्डर है, पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है, वो किसके फ़ायदे के लिए बनता है? वो वेस्टर्न पावर्स के फ़ायदे के लिए बनता है। वो G7 वगैरह, अमेरिका बहादुर, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली वगैरह, कनाडा, ये इनकी अपनी एक थिंकिंग होती है। तो ग्लोबल साउथ की बात कोई नहीं करता था। ग्लोबल साउथ जनरली उन ममालिक को कहा जाता है जो साउथ में लाया करते हैं, और ऊपर ये ज़रा ठंडे ममालिक हैं, ये हैप्पी ममालिक हैं, ये कनाडा, यूरोप हो गया सारा, ये मतलब ये ग्लोबल नॉर्थ हैं, और हम लोग ग्लोबल साउथ हैं जो गरीब लोग हैं उनसे, उनकी निस्बत। तो उनके मसाइल का हल किसने तलाश करना था? ब्रिक्स ने। अब ये जो मजीद 6 ममालिक ऐड हुए हैं ना, इनमें बड़ी वैरायटी है। ये वैरायटी ज़रा हम देखते हैं। अब सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं और यूएई की। ये दोनों ट्रेडिशनली मगरिब के पार्टनर्स हैं। अमेरिका के साथ इन्होंने एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया था कि पेट्रोल की जो कीमत है उसको डॉलर के साथ नथी किया जाएगा, पेट्रोल की ट्रेड डॉलर के साथ नथी होगी। पाकिस्तान भी आज इसी डील के तहत सऊदी अरेबिया और यूएई से तेल लेता है डॉलर्स में। इससे क्या फायदा होता है अमेरिका बहादुर को कि उनकी करेंसी मजबूत रहती है। जितनी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड डॉलर्स में होगी या किसी करेंसी में होगी, उस करेंसी का उसका फायदा है। तो अमेरिका ने इसको तेल के साथ नथी कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली वेस्टर्न कैंप में चले गए। तो अब इन 2 ममालिक का इस कैंप में आना, ब्रिक्स कैंप में, और एक और बड़ा छक्का, आज से कुछ साल पहले या इवन कुछ महीनों पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि सऊदी अरेबिया और ईरान एक जॉइंट ग्रुप का हिस्सा होंगे, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज वो इस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। इकट्ठे दोनों ने एक साथ इसमें शमूलियत इख्तियार किया है। सऊदी अरेबिया ने थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर दिया। उन्होंने कहा, वतन वापस जाके उन्होंने मीडिया को कहा कि हम इस पर मज़ीद गौर व फिक्र करेंगे, ज़रा स्टडी करके। तो सऊदी अरेबिया और ईरान का पहले क्लोज होना और फिर इकट्ठे एक अरेंजमेंट में जाना, एक ग्रुप में जाना, एक ब्लॉक में जाना, और सऊदी अरेबिया और यूएई जो वेस्ट के पार्टनर्स हैं उनका इस ग्रुप में आना। फिर आप देखें अर्जेंटीना और इजिप्ट, ये भी काफ़ी हद तक वेस्ट के करीब हैं, क्योंकि ये दोनों अभी आईएमएफ के चंगल में फंसे हुए हैं। तो ये यहाँ भी एक वैरायटी आती है कि ये देखें ट्रेडिशनली जो अमेरिकन दोस्त हैं जो वेस्ट के साथ हैं वो ब्रिक्स में आ रहे हैं।
और इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन किसका ख्वाब है और किसकी ख्वाहिश है। रूस और चाइना की, जो अमेरिका बहादुर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वो ये चाहते हैं कि ब्रिक्स एक्सपैंड हो। तो इस सारी चीज़ों से किसको फ़ायदा हो रहा है? डायरेक्टली रूस और चाइना को। और इथियोपिया, जो अफ्रीका का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी वाइज, वो भी शामिल हो गया। और उन्होंने कहा कि हम किसी से कन्फ्रंटेशन के चक्कर में एंटर नहीं हुए। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा हम डेवलपमेंट के लिए एंटर हुए हैं। पिछले कुछ सालों से उनके बड़े इख्तलाफात सामने आए हैं यूएस और मगरबी ताकतों के साथ, क्योंकि उनके एक रीजन में, तगड़े रीजन है कोई, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वो इस हवाले से उनसे टसल में है कि आप हमें गाइड ना करो, आप हमें डिक्टेट ना करो वेस्ट को, इसलिए वो वेस्ट से नाराज हैं थोड़े से, इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर। तो पॉइंट ये है कि हर एंगल से और हर रीजन से ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है और इसका डायरेक्टली फायदा चाइना और रूस को हो रहा है, और वो दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, पुतिन और शी जिनपिंग। ब्रिक्स चाइना और रूस का एक इनिशिएटिव है जिसको ये ओन करते हैं, और ब्रिक्स की कामयाबी का क्या मतलब है? अमेरिका की नाकामी। इसके अलावा ये भी एक खबर है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज के लिए, जिसमें इनकी अपनी एक करेंसी होगी। ये है सबसे बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो अमेरिका वादा जिससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। अमेरिका की पावर किससे है? डॉलर से है उसकी पावर। तो ये एक ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात कर रहे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट बहुत पहले कह चुके हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया भी इस हवाले से डील कर रहे हैं, चाइना अपनी करेंसी को पुश कर रहा है। ये सारी कंट्रीज ने देख लिया है कि जो अमेरिका का इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, ग्लोबल ट्रेड हमने डॉलर्स में ही करनी है, सिर्फ डॉलर नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। सैंक्शंस अगर आप पर लगेंगी तो आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये कंट्रीज रूस का हाल देख के, ईरान का हाल देख के अब जरा परेशान है, और सब ने फैसला किया कि एक नया बैंक होगा, नई करेंसी होगी, और इसके लिए जो इनिशियल फंडिंग है वो सऊदी अरेबिया और यूएई देंगे। अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के साथ काम करेगा, और ब्रिक्स के वो कंट्रीज जो ग्लोबल ट्रेड करने में जिनको मुश्किलात पेश आती हैं, उनके लिए ऑप्शंस होंगे कि आप इस तरह पेमेंट्स कर सकें। और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि ईरान जो फंसा हुआ था, ग्लोबल ट्रेड नहीं कर पा रहा था, अब ये ब्रिक्स में जब आधी दुनिया वैसे ही शामिल हो रही है तो ईरान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। मतलब डॉलर को डायरेक्ट चैलेंज है, डायरेक्ट अमेरिका बहादुर को चैलेंज है ये, कि उनके फाइनेंशियल सिस्टम के मुकाबले में एक सिस्टम खड़ा किया जा रहा है, एक नया ऑर्डर। 20 कंट्रीज ने मजीद इसमें ज्वाइन होने की ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाल दी है, और इसके अलावा 20 कंट्रीज इसके अलावा हैं जिन्होंने इसकी ख्वाहिश जाहिर कर दी है। तो 50 कंट्रीज, अब आप ये देखें, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़े रिसोर्सेज बनते हैं। ये जो 6 मुल्क शामिल हुए हैं और 5 पहले थे, ये 11 ऑलरेडी बहुत बड़ी इमर्जिंग इकॉनमीज हैं। ये एक पावरफुल ब्लॉक बनने जा रहा है। और ये जो ग्लोबल साउथ की बात होती है, ये दुनिया की 85% पॉपुलेशन है, ये जो जिसको ये गरीब कंसीडर करते हैं, और इनको डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जाता है। ये जब वेस्टर्न ममालिक इकट्ठे होते हैं, ये G7 की बैठकें होती हैं बड़ी मज़ेदार, जिसमें शराबें चलती हैं और बड़े बड़ा इंजॉयमेंट होता है, इसमें इन कंट्रीज के बारे में नहीं सोचा जाता। तो ब्रिक्स उस हवाले से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब एक पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक नया ग्रुप इमर्ज हो रहा है, और रियलिटी से आप ज़्यादा अरसा मुंह नहीं चुरा सकते, एक ना एक दिन वो होकर ही रहता है जिसने होना होता है। तो ये ग्लोबल साउथ की प्रोटेक्शन के हवाले से ब्रिक्स की एक्सपेंशन का आइडिया था, और शुरू में ब्राज़ील और इंडिया इस एक्सपेंशन के मुखालिफ थे। और अभी भी ये जो इलामिया सामने आया कि 6 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, इसमें बड़ी लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें लंबी निगोसिएशंस हुई हैं बंद कमरों में, बहुत ज़्यादा बहस और मुबाहिसे के बाद इस बात पर कंसेंसस हुआ है कि ये इन कंट्रीज़ को शामिल किया जाएगा। अब भारत की हम मुखालफत की बात करते हैं। भारत ब्रिक्स की एक्सपेंशन के क्यों खिलाफ था? सबसे पहली बात यह है कि भारत इसमें चाहता है कि मतलब इन 5 कंट्रीज़ का असर और रसूख रहे। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा कंट्रीज़ एंटर हो गए तो वो असर और रसूख डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो वो भारत को था, दूसरा ये, लेकिन चाइना और रूस की बात करें, वो इसमें इन्फ्लुएंस चाहते हैं, वो इसको बस एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि अमेरिका बहादुर का जो हेजीमनी है उसको काउंटर किया जा सके। उनको ये टेंशन नहीं है कि कितने कंट्रीज आते हैं, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो इससे भारत को ये फील होता था कि अगर ये ग्रुप ओवरऑल एक्सपैंड होगा तो फिर चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। और दूसरा, फिर कुछ ये भी खबरें थी कि चाइना फ्यूचर में पाकिस्तान को भी इसमें एंटर करवाना चाहता है, और भारत उसके मुखालिफ है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट एक ब्लॉक में पाकिस्तान भारत के साथ बैठा हो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑलरेडी हैं इकट्ठे, वो भी चाइना का प्लेटफॉर्म है। लेकिन ब्रिक्स में ये था कि एक अपनी भी छाप थी भारत की,
तो वो भारत को फील हो रहा है अब कम हो जाएगी जब दूसरे ममालिक ऐड होंगे। लेकिन भारत ने ये वहाँ पर मोदी ने बताया कि हम इसकी एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने पढ़े हैं डिफरेंट सोर्सेज से कि शुरू में भारत और ब्राज़ील इसके अगेंस्ट थे और ये रीज़न्स थी। तो नेक्स्ट फेज़ में इंडोनेशिया और बांग्लादेश का तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एंटर हो जाएंगे इसमें, और पाकिस्तान के हवाले से भी हम उम्मीद कर सकते हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इस मौके पर तारीखी बयान दिया है और ऐसे लग रहा था कि वो बयान ऐसा है कि जैसे वो दुनिया को बता रहे हों कि हम अब हैं नेक्स्ट पावर, तो हम हमारी ये असूल होंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं चाहते, कोई ये तुम उधर हम इधर ये चीज़ नहीं हम चाहते, हम कैंप पॉलिटिक्स नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम एक कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारा मिशन डेवलपमेंट लेड है। क्लियर पैगाम दिया उन्होंने। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम उन चेंजेस से गुजर रहे हैं इंसानी तारीख के मोड़ पर कि ये इस तरह का पॉइंट कभी भी नहीं आया, ये बहुत एक क्रिटिकल मोमेंट है इंसानी तारीख के लिए। उन्होंने कहा कि हेजिमोनिज्म इज़ नॉट इन आवर डीएनए, यानी कि हेजिमनी कायम करना ताकत के नशे में, ताकत के जोर पर, ये हमारे डीएनए में ही नहीं है। हम साथ लेकर चलना चाहते हैं सबको। क्लियर पैगाम दे दिया है आने वाले कंट्रीज़ को जो ब्रिक्स में शामिल होंगे कि आओ हमारे साथ मिलकर तरक्की करो। उन्होंने कहा मेरा BRI का विजन भी यही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कनेक्टिविटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि ये द ग्रेट गेम, कोल्ड वॉर, ये हमारी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है, हम अमन चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि चाइना हिस्ट्री की राइट साइड पर खड़ा है। उन्होंने कहा वक्त बताएगा कि हम सही कह रहे थे। पुतिन जो ऑनलाइन इसको अटेंड कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ये ब्रिक्स मज़ीद एक्सपैंड होगी, मतलब वो उधर बैठे बैठे ही छक्के मार रहे थे और अमेरिका बादर और उनके जो दोस्त ममालिक हैं उन पर इनडायरेक्ट तनकीद कर रहे थे। उन्होंने क्लियर कट कहा, उन्होंने कहा कि डॉलर डोमिनेशन ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और हम नई करेंसी पर काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का हमने देखा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं इस ब्लॉक के हवाले से, जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ का है। वो भी इसमें एक अपने आप को एक लीडर के तौर पे देखते हैं। उनकी एक वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया पर जिस पर वो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी को मुबारकबाद दे रहे थे ब्रिक्स शमूलियत पर। उसके अलावा हमने देखा कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए थे। फिर हमने देखा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी थी हसीना वाजिद, इंडोनेशिया के ऑफिशियल्स थे। अब सवाल ये यहाँ पे दुख मुझे ये होता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं था? हम इतनी बड़े, हम भी इतना एक रिसोर्स रिच कंट्री है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, 24 करोड़ की आबादी है, हमारा रकबा इतना बड़ा है, इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन है, एक मिडिल क्लास है, मतलब हमें क्यों नहीं कोई लिफ्ट कराता, या हम अपने आप को लिफ्ट नहीं कराते? हमारी डिप्लोमेसी किधर थी? ब्रिक्स में हमारे किसी अहम ऑफिशियल का ना होना, क्या आपके ख्याल में ये हमारा फेलियर नहीं है? एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है हमारा, ये एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल फेलियर है हमारा कि हमारा कोई ऑफिशियल ही नहीं था। मतलब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे वो साइड लाइंस पे मिल रही हैं, लीडर से, मोदी से मिल रही हैं, मतलब किधर पाकिस्तान किधर खड़ा है यार? हम क्यों नहीं एफर्ट करते कि हम आगे जाएं और हम भी मतलब मुल्क के लिए बातचीत करें? जैसे ये पूरी दुनिया लगी हुई है, ये जितने गरीब ममालिक थे ये सबको जाग आ गई है। आप देखें ये एशिया से शुरू हुई हुई है वेव, बीच में ये मतलब मिडल ईस्ट और फिर अफ्रीका तक, फिर वहाँ पे नॉर्थ मतलब साउथ अमेरिका तक आप देखें ये एक वेव फैली हुई है कि यार हमने एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनानी है, मुल्क अपने लोगों का फ़ायदा करना है। पाकिस्तान किधर है इसमें? मगरिब के लिए यहाँ पर दो बड़े सेटबैक्स हैं, दो बड़े सेटबैक्स। एक ये कि उनके जो पुराने दोस्त हैं, पुराने ट्रेडिशनल एलाइज हैं, वो उनके हाथ से निकलकर उनके दुश्मनों के साथ जाके मिलकर डील्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ये रूस और चाइना के करीब हो रहे हैं। दिस इज अ मैसिव सेटबैक फॉर अमेरिका बादर। और चाइना और रूस का इसमें एजेंडा क्या है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाया जाए, ताकत का सरचश्मा सिर्फ एक कंट्री ना हो, मल्टीपल इसमें पावर सेंटर्स हों, अमेरिका, रूस, चाइना, ताकि किसी एक ही हेजिमनी ना रहे, कोई एक फाइनेंशियल सिस्टम रूल ना करे ताकि वो मुल्कों को ब्लैकमेल कर सके, कोई एक करेंसी की उजारादारी ना हो, हमारे पास इसकी ऑल्टरनेटिव करेंसी हो, ऑल्टरनेटिव बैंक्स हों, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स हों। इस वक्त जो अमेरिका बादर का एक जो सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम भी है, उसके लिए एक चैलेंज है। देखना यह है कि वो फाइनेंशियल सिस्टम्स इनके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, या ये फिर अपने सिस्टम्स खड़े करेंगे और अपनी करेंसी को किस तरह पेनिट्रेट करवाएंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस वक्त कितना ग्लोबल शेयर है युआन का, जो चाइनीज़ करेंसी है। आप ये वीडियो भी देखें।
ये नो डाउट एक नई दुनिया का आगाज है, जहां पर तरक्की पजीर ममालिक जो इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, उनके लिए ये आइडियल मौका है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और थोड़ा सा ऑटोनॉमी की तरफ आएं, फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी आज़ादी लाएं। ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है। जो इस वक्त रह गया वो फिर हमेशा इनके चंगल में फंसा रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ब्रिक्स की इस समिट के बाद ग्लोबल साउथ, जो रिलेटिवली एक गरीब तबका है दुनिया का, जो 85% लोगों पर मुश्तमिल है, क्या अब उनकी आवाज़ सामने आएगी ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में? ब्रिक्स इसमें कामयाब हो पाएगा या ब्रिक्स में मौजूद स्पॉयलर्स और ब्रिक्स के जो मुखालिफ कंट्रीज़ हैं वो इसको साबुताज कर देंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।